आम आदमी पार्टी के महरौली विधानसभा के प्रत्याशी महेंद्र चौधरी जी, मेरी बहन और यहाँ की पार्षद, और एक समय में निगम में हम लोग साथ रहे और हमने संघर्ष किया, रेखा जी, अमित पालेकर जी, हमारे गोवा के विधायक और यहाँ पे आम आदमी पार्टी की आवाज बुलंद करने वाले क्रूज जी, किशनमती जी जो पार्षद रह चुकी हैं, और अलग अलग एरिया से आए सभी RWA के मेंबर्स, आप सबको नमस्कार, प्रणाम। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना टाइम निकालकर आज यहाँ पे इस कार्यक्रम के लिए आए। अभी जब महेंद्र बोल रहे थे और मैं सारे RWAs के अलग अलग मेंबर्स को देख रही थी, मैं ये सोच रही थी कि ये तो आम आदमी पार्टी बन गई और हम जैसे लोग पॉलिटिक्स में आ गए, वरना ज्यादातर लोग जो स्टेज के इस तरफ बैठे हैं वो स्टेज के उस तरफ बैठने वालों में से थे। और हम लोग जो आम आदमी पार्टी में हैं, हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मैं भी दिल्ली में पढ़ी हूँ, दिल्ली में स्प्रिंगडेल स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। और मुझे याद है जब मैं कॉलेज में होती थी तो हम मेरे क्लास में एक अरुणाचल प्रदेश के सीएम का बेटा मेरे साथ पढ़ता था, तो हमें यही लगता था कि वो सीएम का बेटा है, एक दिन वो भी सीएम बनेगा, क्योंकि हमारे देश की राजनीति में तो ऐसा ही होता। हम जैसे लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते थे, हम ये सोचते थे कि शाम को जाके स्लम्स में किसी को पढ़ा दीजिए, हम ये सोचते थे कि किसी अनाथ आश्रम में जाके अपना सैटरडे संडे बिता दीजिए, हम ये सोचते थे कि जिस दिन आपके परिवार के किसी की बरसी होगी तो कुछ लोगों को भंडारा करवा दीजिए। जब हम समाज में कुछ बदलने के बारे में सोचते भी थे तो हमारी विजन कभी राजनीति तक नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों को तो हमेशा यही कहा जाता है कि राजनीति गंदी चीज होती है, राजनीति में कीचड़ होता है, पॉलिटिक्स से दूर रहो। अच्छे पढ़े लिखे बच्चे पॉलिटिक्स से एक अच्छी दूरी बना कर रखते हैं। और अगर आप देखिए तो जो आप सब लोग बैठे हैं, ये सोच शायद शुरू से हम सब में डाली गई है कि भाई अच्छे लोगों का काम नहीं है राजनीति। लेकिन आप देखिए इसका नतीजा क्या होता है। हमारी जिंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, जो हमारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, देखिए हम अपनी सारी जिंदगी में मेहनत क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ना कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा पाए। तो हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, इस पे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं। हमारे माता पिता को कैसी हेल्थ केयर मिलेगी, इस पे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं। हम अपने घर से बाहर कदम रखेंगे, हम सेफ होंगे कि नहीं होंगे, इस पे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख के कॉलेज से निकलेंगे, उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस पे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं। तो हमारी लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस पर डिसीजंस तो नेता लेते हैं। लेकिन जब अच्छे लोग राजनीति में आते नहीं हैं तो हमने अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट निर्णय अपने समाज के सबसे बदतर लोगों के हाथ में छोड़ दिए। और यही कारण है कि अक्सर हम लोग जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, शाम को डिनर पे बैठते हैं, 9 बजे वाली न्यूज देखते हैं, तो थोड़ी देर के बाद हम सब डिस्कशन करके इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, कि नथिंग कैन चेंज इन दिस कंट्री, राइट? यही बात करते हैं ना हम लोग। लेकिन ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि अच्छे लोगों ने राजनीति से दूरी बना ली, कि जो लोग समाज में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, वो राजनीति में आते ही नहीं है, इस डिसीजन मेकिंग पोजीशन में आते ही नहीं। तो मैं तो आज भी यही कहूंगी, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अब 10-12 साल से राजनीति में है, हो सकता है दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, गोवा में हमारे विधायक हैं, लेकिन मैं आज भी कहूंगी कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप ही है, कुछ ऐसे अच्छे पढ़े लिखे ईमानदार लोगों का जिन्होंने सोचा कि भाई अगर हम अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, हम चीजों को नहीं बदलेंगे, तो देश कैसे बदलेगा, हमारा शहर कैसे बदलेगा।
और इसी के तहत आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई और हमारी यही कोशिश रही है पिछले 10 साल से कि कैसे ईमानदारी से राजनीति करके लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। और अगर आप दिल्ली का पिछले 10 साल का जो हमने काम किया है उसको देखिए तो दिल्ली में ऐसे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं जो हो सकता है उससे सालों पहले ना हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दिल्ली में बिताई है। मेरी बचपन की स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी ये है कि गर्मियों में बिजली जाती थी, हमारी मम्मी जी पंखा चलती थी और हम देसू को फोन मिलाते रहते थे कि कब आएगी बिजली, कब आएगी बिजली। ये रही थी हमारी दिल्ली 10 साल पहले तक। 2014 की गर्मियों तक 8-8 घंटे के पावर कट लगा करते थे और वो समय था जब दिल्ली में पीक डिमांड बिजली की तकरीबन 5,500 मेगावाट की होती थी और 6-6 घंटे ब्लैकआउट होते थे। मुझे याद है मेरी ड्यूटी होती थी अपने परिवार में कि हर गर्मी से पहले मुझे अपने पेरेंट्स के घर की इन्वर्टर की बैटरी बदलनी होती थी। क्यों? क्योंकि इन्वर्टर की बैटरी एक ही सीजन चलती थी। इतनी बार वो चार्ज, हर बार बिजली जाती थी तो वो डिस्चार्ज होती थी, फिर वो चार्ज होती थी कि एक सीजन में इन्वर्टर की बैटरी खत्म हो जाती थी। तो मार्च अप्रैल में आपको इन्वर्टर की बैटरी बदलनी होती। लेकिन पिछले 10 साल में दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना है जहां पे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी आती है। देश में कोई और ऐसा राज्य नहीं है। इस गर्मी में अभी जो गर्मी गई है, मुझे लगता है कि इतनी पीक गर्मी पिछले 20-30 साल से नहीं हुई। 52 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच गया था। हम सब जानते होंगे कि दिल्ली के आसपास नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद, साहिबाबाद, ग्रेटर नोएडा, इन सब शहरों में, मैं यूपी हरियाणा के गांव की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन इन सब शहरों में 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे थे इस गर्मी में। गुड़गांव में तो बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं जिसमें लाखों रुपए की महीने की मेंटेनेंस होती है। वहां तक दिन में 13-13 बार बिजली गई है इस बारी की गर्मी में। लेकिन दिल्ली एक इकलौता राज्य था जो 24 घंटे बिजली आई। ये कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। ये इसलिए छोटी अचीवमेंट नहीं है कि 10 साल पहले 5,500 मेगावाट की पावर डिमांड पे 8-8 घंटे की पावर कट लगते थे और इस साल पीक पावर डिमांड 8,500 मेगावाट पहुंच गई, लेकिन फिर भी आपको आम आदमी पार्टी की सरकार में पावर कट नहीं लगने दी। मैं कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठी थी, जैसे डायस में भाई साहब मेरे बगल में बैठे थे, मेरा भाषण हुआ, बहुत खुश नहीं लग रहे थे। तो फिर मैंने बाद में बातचीत करी तो वो कहते हैं कि बेटा मेरा इन्वर्टर का बिजनेस हुआ करता था। कहते तुम लोगों ने मेरा बिजनेस बंद करा दिया है। अब मैं इन्वर्टर और इन्वर्टर बैटरी भी मैन्युफैक्चर करता हूँ, मैं ई रिक्शा के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करता हूँ। जो इन्वर्टर बेचता हूँ सिर्फ एनसीआर के रीजन में बेचता हूँ और ये दिल्ली की सच्चाई है। दूसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम दिल्ली में हुआ है वो एजुकेशन में। देखिए जिन जिन देशों को आज हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, चाहे सिंगापुर हो गया, चाहे जर्मनी हो गई, चाहे कनाडा हो गया, चाहे अमेरिका हो गए, ये वो देश हैं जो डेवलप हुए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उस समय, उसी समय के आसपास जब हमारे देश को आजादी मिली थी, तब जापान बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, तब जर्मनी बिल्कुल ध्वस्त हो गया था, सिंगापुर बिल्कुल खत्म था। लेकिन इन कंट्रीज ने 75 साल में अपने देशों की इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिया। लेकिन आज भी भारत, मुझे याद है जब मैं स्कूल में होती थी तब हमारे स्कूल के इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता था कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और तब ऐसा कहा जाता था कि 2020 तक इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री। ऐसा हमारी इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक्स 20 साल पहले कहती थी। लेकिन आज भी अगर हम किताबें खोलेंगे तो ये कहा जाएगा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। क्यों? इन देशों में और हमारे देश में क्या अंतर है? इन देशों में और हमारे देश में सबसे मूलभूत अंतर है कि इन देशों ने अपने बच्चों की एजुकेशन में इन्वेस्ट किया,
चाहे वो अमीर से अमीर बच्चा हो या गरीब से गरीब बच्चा हो, हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी, इसीलिए ये देश आगे बढ़े। एंड पिछले 10 साल में दिल्ली देश का इकलौता ऐसा राज्य बना है जिसने एजुकेशन में मेजर इन्वेस्टमेंट किया। पिछले 10 साल से लगातार हमारी सरकार अपने बजट का 25% एजुकेशन में इन्वेस्ट करती आ रही है। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने इतना बजट एजुकेशन में इन्वेस्ट किया होगा। हम सब जानते हैं कि 10 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल होता था। वो कहते थे टेंट वाला स्कूल। ये जनरली टेंट वाले स्कूल के नाम से जाने जाते थे सरकारी स्कूल। छत से पानी टपकता था, टॉयलेट गंदे होते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, स्वेटर बुन रही होती थी टीचर्स, ऐसे ही हम मानते थे। उसका नतीजा क्या था? देखिए, हर टैलेंट वाला बच्चा ऐसा नहीं है वसंत कुंज और साकेत में ही पैदा होता है। वो किसी झुग्गी में भी पैदा हो सकता है, किसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी पैदा हो सकता है, किसी गांव में भी पैदा हो सकता है। लेकिन अगर हम उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं देंगे, नुकसान सिर्फ उस बच्चे का नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ा, नुकसान हमारे देश का है कि हमारे देश में वो टैलेंट। आज 10 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को समय मिले, आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू, आप आइए हमारे सरकारी स्कूल देखिए। आपको उनको देख के अचंभा होगा। किसी भी सुविधा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। आज गवर्नमेंट स्कूल में शानदार बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर है, कंप्यूटर लैब है, हर सब्जेक्ट की लैब है। आज हमारे स्कूल्स में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स हैं, सिंथेटिक ट्रैक्स हैं, एस्ट्रोटर्फ हॉकी ग्राउंड्स हैं। और अभी 2 हफ्ते पहले मैंने हमारे गवर्नमेंट स्कूल में ओलंपिक साइज शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है, जहां पे उस प्रकार की इक्विपमेंट से हमारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिससे मनु भाकर अभी ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। इसी का नतीजा है कि आज गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जेईई का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, नीट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। ये टैलेंट सिर्फ उस बच्चे के काम नहीं आएगा, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उस बच्चे के काम नहीं आएगी, ये अपॉर्चुनिटी हमारे देश के काम आएगी। और ये काम पिछले 10 साल से हमारी सरकार ने किया है। तीसरी चीज मैं ये मानती हूँ कि हमने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। 10 साल एक सर्वे निकलता है, इंटरनेशनल सर्वे है, 5 साल पे 10 साल पे, उसका नाम भूल गई हूँ। वो सिटीज में कंजेस्शन मेजर करता है कि कौन सी सिटी कितनी कंजेस्टेड है, ट्रैफिक की स्पीड कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। 10 साल पहले 2014 में दिल्ली दुनिया का 4th मोस्ट कंजेस्टेड शहर होता था। वो कंजेस्शन पे और ट्रैफिक की स्लोनेस पे 4थे नंबर पे था। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में 38 फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस और एलिवेटेड रोड्स बनाए हैं। और 10 साल के अंदर अंदर 4th स्लोएस्ट ट्रैफिक से हम अब दुनिया में 44th नंबर पे पहुंच गए हैं। मतलब आप मतलब देखिए, आप लोगों के पास ये राउतुल्ला राम एलिवेटेड रोड बनी है। कुछ ही दिन पहले हमने पंजाबी बाग फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है, जिसने आरकेपुरम से आजादपुर तक पूरी रिंग रोड को रेड लाइट फ्री कर दिया है। सराय काले खान पे फ्लाईओवर बना है। आनंद विहार में एक 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बना है, आनंद विहार बस अड्डे के पास होने वाले जाम को खत्म करने के लिए। पूरी नॉर्थ दिल्ली एलिवेटेड रोड से कनेक्ट हो गई है। सीलमपुर में एक फ्लाईओवर बना है, सिग्नेचर ब्रिज जो 10 साल से अनफिनिश्ड पड़ा था, उसको हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो 10 साल के अंदर अंदर 38 ऐसे फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड हमारी सरकार ने बनाए और दिल्ली में ट्रैफिक की स्पीड को बढ़ाया। देखिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, जितनी स्पीड से कोई शहर चलता है उतनी स्पीड से उस शहर की इकोनॉमी ग्रो करती है। और जितना एक्सपेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पिछले 10 साल में हुआ, मुझे नहीं लगता कि 20 साल से पहले से इतना एक्सपेंशन हुआ। दूसरी चीज, दिल्ली मेट्रो।
देखिए जो मेट्रो होती है, मेट्रो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आधा पैसा केंद्र सरकार लगाती है, आधा पैसा राज्य सरकार लगाती है। इसी से मेट्रो देश भर में बनती है। अब केंद्र सरकार के पास तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा होता है, तो मेट्रो की डेवलपमेंट की स्पीड बेसिकली किसी भी स्टेट में इस बात पे डिपेंड करती है कि स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा लगाती है। वो ज्यादा लगाते हैं तो मेट्रो जल्दी बनती है, वो कम पैसा लगा पाते हैं तो मेट्रो स्लो बनती है। अभी कुछ दिन पहले हमारी दिल्ली में नई मेट्रो लाइन का शिलान्यास हुआ था, तो वहां पे प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि मैंने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनवाई है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा। उन्होंने कहा उस 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन में से 450 किलोमीटर दिल्ली में बनी है। और क्यों बनी है? क्योंकि 7,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में मेट्रो की डेवलपमेंट किया। आज दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी, आज आप देखिए दिल्ली इलेक्ट्रिक बसेस में एक वर्ल्ड लीडर बन गया है। दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट, देश में नहीं दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में है। और 2025 के अंत तक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक बस फ्लीट दिल्ली में होगी, किसी यूरोप अमेरिका के देश में। चाहे पानी की लाइनें हो, चाहे सीवरेज की लाइनें हो, चाहे कॉलोनीज में छोटे बड़े काम हो, पार्क बनाने हो, जिम बनाने हो। देखिए ये एक पूरी, अगर मैं इस पूरी रेंज को देखूं, फ्रॉम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू नेशन बिल्डिंग वर्क लाइक एजुकेशन, ये पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में किया। ये सब क्यों हो पाया? ये इसीलिए हो पाया, देखिए ऐसा नहीं है कि सरकारें हमसे पहले नहीं थी, लेकिन ये इसीलिए हो पाया क्योंकि ईमानदार पढ़े लिखे लोग राजनीति में आए। मुझे याद है जब हम चुनाव पहली बार लड़ रहे थे 2013 में, हमने बहुत प्रॉमिसेस किए थे। लोग कहते थे जी पॉसिबल नहीं है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे। आज भी लोग हमसे यही सवाल पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे। हर बार हमको ये अनाउंसमेंट करते हैं तो लोग कहते हैं जी केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे नहीं है, होने वाला नहीं है। लेकिन पैसे ईमानदारी से आते हैं। 10 साल पहले दिल्ली का टोटल बजट 2015 में जब हमारी सरकार बनी, उससे जस्ट पहले एक साल प्रेसिडेंट्स रूल था दिल्ली में, और अरुण जेटली जी ने वो बजट प्रेजेंट किया था दिल्ली का। 2014-15 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली का टोटल बजट 30,000 करोड़ का था। और आप अगर उसे पिछले 5 साल में देखिए तो 5 साल में 25,000 करोड़ से 30,000 करोड़ बना, इतना उसका ग्रोथ हुआ। हमारी सरकार ने 10 साल में दिल्ली के बजट को 30,000 करोड़ से 2.5 गुना बढ़ा के इस साल 77,000 करोड़ क्यों? पहले हम राजनीति में आने से पहले ना हमें लगता था कि करप्शन क्या होता है। करप्शन हमें लगता था ये होता है कि सरकार के पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपए जब खर्च करने गए उसमें से 30-40 रुपए नेताओं ने रख लिए, 30-40 रुपए अफसरों ने रख लिए और 20 रुपए ग्राउंड पे पहुंचे। ऐसा हम मानते थे कि ये होता है करप्शन। लेकिन करप्शन सिर्फ ये नहीं होता, करप्शन टैक्स कलेक्शन में भी होता है। मान लीजिए कि कोई बिजनेस है जिसको सरकार को 10 करोड़ रुपए टैक्स देना, वहां पे कुछ रेड होती है, आपस में सेटलमेंट हो जाता है, 2 करोड़ रुपए नेता रख लेता है, 1 करोड़ रुपए अफसर रख लेते हैं और वहां पे बात खत्म हो जाती है। उस तरफ बिजनेस पर्सन को लगता है कि जी मेरा भी फायदा, मुझे 3 करोड़ सेटलमेंट हो गया, नेता भी खुश, अफसर भी खुश। नुकसान किसका हुआ? नुकसान सरकारी खजाने का हुआ, आम लोगों का हुआ, हम दिल्ली वालों का हुआ, क्योंकि वो पैसा सरकारी खजाने में पहुंचा ही नहीं, जिससे स्कूल बन सकते थे, हॉस्पिटल बन सकते थे, सड़कें बन सकती थी, इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता था। तो दिल्ली में ये जो मैसिव एक्सपेंशन ऑफ रेवेन्यू हुआ है, किस वजह से हुआ है? कि हम जैसे कुछ पागल ईमानदार टाइप के लोग राजनीति में आ गए और दिल्ली के लोगों के लिए हमने काम करने के बारे में
सोचा भी और पूरी कोशिश भी करी। आज फिर से आप लोगों के बीच में हम लोग आए हैं वोट मांगने के लिए, आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। महेंद्र भाई हमारे यहाँ से प्रत्याशी हैं। मुझे लगता है कि मुझे इनके बारे में आप लोगों को कहने की कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये आप में से एक एक व्यक्ति को जानते हैं, जो आपका इनके साथ संबंध है, जैसा मैंने कहा, इनकी बात से ये बहुत क्लियर है कि हम लोग पॉलिटिकल लोग नहीं हैं, हम लोग उस तरह के पॉलिटिशियन नहीं हैं, हम लोग काम करने के लिए पॉलिटिक्स में आए। और आने वाले समय में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का वोट महेंद्र जी को जरूर मिलेगा। और 8 फरवरी को आप इन्हें विधायक होने से बनाएंगे। और मैं आपको अभी से ही बता रही हूँ, अभी तो ये वोट ही मांगने आए हैं, लेकिन आपके इलाके के काम के लिए मुझे सुबह से परेशान कर रहे हैं। अभी तो ये बने भी नहीं है अभी अभी आज सुबह से मुझे बता रहे हैं ये वाली रोड बी ब्लॉक की है, टीडीए के पास है, ऐसे हमें पीडब्ल्यूडी से वापस लेनी है क्योंकि टीडीए वाले इसे बना नहीं रहे हैं। इस सुबह से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि जी मेहरौली महिपालपुर की जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी बना रही थी, उसका काम बीच में रुक गया, उसको आप जल्दी करवाओ। और ये फोर्टिस हॉस्पिटल के पास फ्लाईओवर बनना है। तो आप सोचिए, जो व्यक्ति प्रतिनिधि बनने से पहले ही आपके काम करवाने में लगा हुआ है, वो आपका एमएलए बनने के बाद आपके लिए कितने काम करवाएगा। तो इसलिए मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ अपने कामों के लिए नहीं, वो तो आपके आरडब्ल्यूएस के काम करते ही, लेकिन कुछ पागल ईमानदार पढ़े लिखे लोग जो आज भी हिम्मत करते हैं कि इस देश को बदलने की जरूरत है, इस सिस्टम को बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आज भी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है और आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के बिना अभी ये स्टार्टअप अभी इतना बड़ा नहीं बना है। अभी भी देखिए ये दिया छोटा सा है, इसको अभी तूफान से बचा के रखने की जरूरत है। और मुझे ये लगता है कि जितना सक्सेसफुल आम आदमी पार्टी होती है ना, मैं नहीं मानती कि हमारा सक्सेस इस बात में है कि जी हमने एक और स्टेट में सरकार बना ली, हमारे 2 और स्टेट्स में एमएलए हो गए। हमारा सक्सेस इस बात में है कि आज देश भर में जब इलेक्शन होता है सब पार्टीज एजुकेशन की बात करती हैं। हमारा सक्सेस इस बात में है कि जब स्टेट में इलेक्शन होता है हमारे ऑफिस और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी इस पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट को बचा के रखने की जरूरत है। और दिल्ली वालों ने हमेशा हमें बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया है और मैं चाहूंगी कि 5 तारीख को आप लोग झाड़ू का बटन दबाएं, महेंद्र जी को यहाँ से विधायक बनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।